Good morning, students. Today we will discuss our next topic, that is the motion of center of mass. ठीक है, फिलहाल हम प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम करेंगे मोशन किसका, सेंटर ऑफ मास का. क्लियर. आपके पास क्या है, कोई भी बॉडी है. क्लियर, कोई भी बॉडी है, मतलब रिजिड बॉडी है, कोई भी शेप हो सकती है उसकी. ठीक है, तो उसके जो पार्ट वो डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल से कंस्ट्रेंट होती है. क्लियर. अब उसका कंबाइंड मोशन, अब रिजिड बॉडी है तो वो ऑब्वियस से कंबाइंडली मूव करेगी जब भी वो मोशन में होगी. ठीक है, तो उसके ऑल द पार्टिकल्स भी साथ में मूव करेंगे. क्लियर, ये तो क्लियर बात है. अब ह्यूमन बॉडी लगा लो, मतलब कोई भी कार लगा लो, कोई मतलब कोई भी हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं. जब वो मूव कर रहा है तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी हमारे पास क्या कंबाइंडली मूव कर रहे हैं. क्लियर. तो वही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. कुछ उसके रिलेटेड टर्म्स हैं मोशन के रिलेटेड. इट इज वेरी इजी. क्लियर, वेरी इजी टॉपिक. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर का सेंटर ऑफ मास लिख लिया, दैट इज m1 r1. ये हम बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसके बारे में. ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी आपको पता है कि किस तरह लिखा है मैंने. ठीक है, पोजीशन वेक्टर के लिए. उसके बाद सेकंड में क्या लिख दिया, टोटल मास है. अब ये क्या है, पार्टिकल का मास है. हर एक पार्टिकल का मास है m1 m2 m3 अप टू mn क्या पार्टिकल्स है. तो ऑब्वियस है उन सभी मासेस को मिलाकर उस बॉडी का क्या है, टोटल मास बनेगा. सो योर m1 प्लस m2 अप टू सो ऑन दैट इज mn इज इक्वल्स टू कैपिटल M. मीन्स आपके पास जो ये बॉडी है इसका टोटल मास कितना है, m है. ऑब्वियस है इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनका मास को अगर हम ऐड कर देंगे तो उस बॉडी का टोटल मास आ जाएगा. तो सपोज कर लिया उस बॉडी का टोटल मास कितना है, कैपिटल M. ठीक है, तो उसकी जगह पर हमने ये लिख लिया. तो ये वाली जो m है, जस्ट कैलकुलेशन है, ये वाली m इस तरफ चली गई आपके पास. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा आपके पास, एम आर इजिकल्स टू m1 r1 m2 r2 अप टू प्लस mn rn. ठीक है, उसके बाद क्या किया, बोथ साइड हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t के साथ. हमने क्या कर दिया, बोथ साइड दिस साइड एंड दिस साइड को क्या डिफरेंशिएट कर दिया, किसके विद रिस्पेक्ट, t के विद रिस्पेक्ट. अब इसमें m क्या है, m तो कांस्टेंट है आपका. क्लियर, कांस्टेंट तो इसका तो डेरिवेटिव हो नहीं सकता, तो हमने इसको तो बाहर निकाल लिया डेरिवेटिव से. ठीक है, तो ये डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है ना, जो ऑलरेडी हम डेरिवेटिव में कर चुके हैं. क्लियर, तो डेरिवेटिव किसका होगा, पोजीशन वेक्टर का, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्लियर, अगर पार्टिकल यहाँ पे था तो विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम में वो वहां चला गया. तो r का डेरिवेटिव कर लिया हमने dr बाई dt. तो r1 का dr बाई 1 बाई dt, r2 का dr2 बाई dt अप टू rn का. मास तो कांस्टेंट ही रहेगा. ऑब्वियस है, कोई भी बॉडी है उस पर कोई भी आप उसका मास मान लो m है, 20 kg है, 40 kg है, जो भी है, तो वो तो मोशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकता ना. या डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग वो तो कांस्टेंट m 40 kg है उसका मास, तो उसका मास 40 kg रहेगा अगर वो मूव कर रहा है. क्लियर, तो इसलिए मैं m कांस्टेंट बाहर निकाल लिया. अब उसके बाद क्या है, dr जो आपका है पोजीशन वेक्टर है. ये आपको पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो dr बाई dt किसके इक्वल आ गया, आपके वेलोसिटी के इक्वल आ गया. सिमिलरली dr1 इसको हमने v1 से डिनोट कर लिया, r2 को v2 से अप टू rn को vn से डिनोट कर लेंगे. ठीक है, तो इसकी जगह पर वैल्यू फिल कर देंगे. इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल V, इसमें v1. ठीक है, इसकी जगह पर v2 अप टू vn. तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है. क्लियर, इन विद रिस्पेक्ट टू v. ठीक है, m b. उसके बाद अगेन उसका डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t. क्लियर, अब सेम अगेन m कांस्टेंट है, m बाहर रह जाएगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t. सिमिलरली यहाँ पे और सिमिलरली अप टू सो ऑन vn का डेरिवेटिव हो जाएगा. उसके बाद ये भी पता है जो एक्सेलरेशन होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये आपके एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा a1 a2 अप टू सो ऑन. क्लियर, वेलोसिटी आपको पता है चेंज इन पोजीशन विद वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, dv बाई dt की जगह पर कैपिटल A, a1 a2. तो ये एक्सेलरेशन में आ जाएगी आपके पास इक्वेशन. ठीक है, देखो 3 इक्वेशंस है. फर्स्ट इक्वेशन ये है आपकी जो आपकी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है. दूसरी जब हमने उसका अगेन डिफरेंशिएट कर दिया वेलोसिटी की फॉर्म में आ गई. थर्ड जब आपने अगेन उसका डिफरेंशिएट कर दिया वेलोसिटी का, तो ये एक्सेलरेशन की फॉर्म में आ गई. क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके, देखो
ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपको पता है कि फोर्स किसकी इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लीनियर फोर्स होती है ना आपकी, किसकी इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वही हमने यहाँ पे लिखा। जो आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई थी, ये वाली जो थर्ड इक्वेशन है, इसमें क्या आपके पास m1 a1 m2 a2 so on। तो m1 a1 किसकी इक्वल आ जाएगा, f1 के। m2 a2 किसकी इक्वल आ जाएगा, f2 अप टू mn an किसकी इक्वल है, fn। ठीक है, तो इस तरफ m में लिख दिया, इस तरफ f1 f2 अप टू fn। ठीक है, अब ये जो आपकी है टोटल फोर्स किसकी इक्वल होती है, जो टोटल बॉडी पर लगती है फोर्स। तो टोटल फोर्स जो है आपकी वो कितनी होती है, टोटल मास इंटू टोटल उसका एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का। तो इसको हमने कैपिटल F से डिनोट कर लिया, क्योंकि जो आपकी टोटल फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी, पूरी जो बॉडी पर लग रही है, जो तो पार्टिकल्स पर लग रही है, F1 F2। ठीक है, तो टोटल फोर्स आ जाएगी m टोटल मास इंटू टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, इजिली जब मूव कर रही है। तो F किसकी, वैसे फोर्स किसकी इक्वल होती है, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स। दो फोर्स को कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा इंटरनल फोर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे F की जगह पर हमने लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट यूज होगा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन इज हैव अ ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कि अगर आप किसी पर कोई भी एक्शन कर रहे हो तो जनरली उसका ऑपोजिट रिएक्शन भी आएगा आपका। तो सिमिलरली आपके पास जो रिजिड बॉडी आप ले रहे हो, इसमें जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उस पर मान लो इस तरह फोर्स लग रही है, एक पार्टिकल पर इस तरह फोर्स है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। इस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर नंबर ऑफ फोर्स लग जाएंगी, तो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। तो इसलिए जो इंटरनल फोर्स लग रही है वो क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू दिस कंसेप्ट दैट इज जीरो। तो फोर्स किसकी इक्वल हो जाएगी, आपकी मास इंटू एक्सेलरेशन किसकी इक्वल हो जाएगा, F ओनली एक्सटर्नल का। क्लियर, जो एक्सटर्नली लग रही है वो कैंसिल आउट नहीं हो सकती आपकी, क्योंकि उसके डायरेक्शन पर मेंशन होता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगेगी। आप किसी मर्जी डायरेक्शन में लगा लो, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही लगेगी आपकी। क्लियर, तो आपकी जो टोटल फोर्स है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इंप्लाइज दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स moves as if all the mass of the system were concentrated at the center of mass and all the external forces acting on the system were applied directly at this point। ठीक है, क्लियर था ना, बिल्कुल इजी टॉपिक था। मोशन जस्ट हमने कुछ कंसेप्ट लेकर चले और जस्ट डिराइव किया, फोर्स निकाली। उसके बाद एक बार ओवरव्यू देख लो आप इसका पूरा। ठीक है, पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं आप। ठीक है, देख लो ये वाला, ये फर्स्ट पेज हो गया आपका। फर्स्ट 3 इक्वेशंस लिख लिए हमने इसमें। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड पेज हो गया आपका। ओके, थैंक यू।